but Good to Great would be the good book to start. Yeah, Good to Great is a good book. वहाँ से start करें. That would help you to never settle on ordinary things. ट्रेन करने से बहुत ज़्यादा रोल हमारा होगा इंगेज करने की तरफ. HR और L&D और मैनेजमेंट तीनों एक पार्टनर बन गए और इन तीनों पार्टनर से मिलकर कहा कि हाउ यू कैन इंगेज पीपल. कोई भी चीज़ जब भी आप स्टार्ट करें उसको क्लोज ज़रूर करें. 7 हैबिट्स में कि ऑलवेज स्टार्ट विद एंड्स इन माइंड. इसको आपने प्रैक्टिकली करना है. प्रॉब्लम्स अब लोग जो है जेनेरिक कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग पे कोई भी नहीं जाएगा. कम्युनिकेशन में अगर जाएगा तो वो रिपोर्ट राइटिंग पे, ईमेल राइटिंग पे या ग्रीटिंग्स पे या एक्सेंट पे या कोई एक स्पेसिफिक चीज़ पे जाएगा. अब जेनेरिक का टाइम आई थिंक के कम हो रहा है और लोग बहुत ज़्यादा नीच और स्पेसिफिक चीज़ों के लिए हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं कि यार बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन ABC ऑफ कम्युनिकेशन इज आउट. इन्वेस्टमेंट चाहिए बहुत सारी. इट्स नॉट जस्ट वन मैन जॉब. यूजुअली कंपनीज में ट्रेनिंग डिपार्टमेंट एक बंदा रन कर रहा होता है. बिल्कुल. और अगर आप कहें कि एक कंपनी है 2000 3000 5000 इवन 200-300 लोग और उनके लिए सिर्फ एक बंदा, और तो आप उससे एक्सपेक्ट करें कि वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट के वो सारे स्टैंडर्ड अचीव करें तो इट्स डिफिकल्ट. नीड्स होंगी जो इंडिविजुअल हायर्स होंगे उनके अंदर क्या गैप्स हैं वो आइडेंटिफाई करना लर्निंग एंड डेवलपमेंट का काम है. तो थ्रू एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और हायरिंग वहाँ से L&D का काम शुरू हो जाता है. क्रिकपैट्रिक मॉडल है लर्निंग एंड डेवलपमेंट का. तो जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो फिर क्रिकपैट्रिक मॉडल के चारों लेवल्स को आपको अप्लाई करना होता है एज अ ट्रेनर. आपको देखना होता है कि सेशन के दौरान क्या रिएक्शंस है, रिएक्शंस के बाद क्या लर्निंग्स हुई वो भी आपको देखना है. लर्निंग के बाद क्या बिहेवियर चेंज आया उस पूरे ग्रुप में वो भी आपको इवेलुएट करना होता है. और बिहेवियर के बाद रिजल्ट्स एज अ बिजनेस रिजल्ट्स क्या चेंज हुए वो भी आपको शो करने पड़ते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रोफाइल. और प्रोफाइल की आज की एपिसोड के जो हमारे खास मेहमान और प्रोफेशनल हमारे साथ मौजूद हैं. लास्ट 8 ईयर से ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री में हैं. बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स को उन्होंने ट्रेन की है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में काम किया है जिसमें फूड, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. अब करंटली ये लीड लर्निंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एट बेस्ट वे सीमेंट्स लिमिटेड. मिस्टर राशिद वारसी साहब. राशिद साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से इस इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला, हमें ज्वाइन किया. Well, thank you so much, Zishan, for having me, and I'm glad that you just called me. That this is the session, and you have to come, and I am here on your first call. थैंक यू सो मच राशिद साहब. You're all mine, sir. राशिद साहब, एपिसोड का स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट. हमारे व्यूवर्स को, हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड, अपने चाइल्डहुड, टीन एज मेमोरीज के बारे में थोड़ा सा बताएं. प्लस कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में बताएं जो आप थ्रू आउट द करियर, थ्रू आउट द लाइफ आप साथ लेके चल रहे हैं. प्रोडक्टिव हैबिट्स तो कौन सी? ओह यार, पहला ही क्वेश्चन लाइक अ बाउंसर कि भाई इस सवाल से तो मुझे याद आया कि यादें माजी अजाब है यार, अब छीन ने मुझसे हाफजा मेरा. तो मुझे शुरू में ही अपने बचपन में लेके जा रहे हो. यार बचपन बिल्कुल एक नॉर्मल बॉय की तरह, एक मिडिल क्लास फैमिली, लालाजार रावलपिंडी में मेरी बर्थ हुई. वहीं से मेरी इनिशियल स्कूलिंग है. कॉलेज मेरा गॉर्डन कॉलेज है और उसके अलावा पंजाब कॉलेज से मैंने BCom किया और फिर MBA किया मैंने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से. और आफ्टर माई MBA लेट्स सर्च द जॉब. और जॉब सर्च करने के लिए एट दैट टाइम वी हैव ओनली वन ऑप्शन. शुक्र हम अखबारों की दुनिया से निकल चुके थे, बट वी डू हैव ओनली rosie.pk. तो rosie.pk से स्टार्ट किया और लकीली सेम डे पे मुख्तलिफ जगहों से ऑप्शंस आ गई. बट आई ज्वाइन मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान एज MTO. तो वहाँ से मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ इन दिसंबर 2012. और इनिशली मैंने ऑपरेशन से स्टार्ट किया और कुछ ही अरसे में ड्यू टू द वेरी गुड परफॉर्मर इन ऑपरेशंस मुझे ऑप्शंस मिली कि आई कैन चूज़ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट फॉर मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान. सो आई थॉट कि यार दिस इज़ द थिंग. ये आई थिंक कि मेरे अंदर है जो मैं बेहतर तरीके से कर सकता हूँ कि मैं ईजीली और इफ़ेक्टिवली कुछ लोगों को नॉलेज ट्रांसफ़र कर सकता हूँ. तो फिर 2014 में मैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आ गया. ठीक है. और वहाँ से मेरी L&D की जर्नी स्टार्ट हुई. लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर मैकडॉनल्ड्स फॉर गुड 4 years, देन अराउंड 3.5 years एज लर्निंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर इन Marriott इस्लामाबाद. और फिर करंटली एज यू सेड एट लीड लर्निंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एट बेस्ट वे सीमेंट लिमिटेड. नॉट जस्ट बेस्ट वे सीमेंट लिमिटेड, but we are also looking for the entire Bestway group of Pakistan. We do have some other options, like we do have packaging plants and consultancy services. So it's not just cement only. तो हमारे और भी कुछ businesses हैं. ठीक है, ज़बरदस्त.
माशाल्लाह ज़बरदस्त। राशिद, जिस तरह अभी आपने बताया कि स्टार्ट तो आपने मतलब ऑपरेशन से किया था, लेकिन अब जब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में है तो फिर आपने अभी 7-8 साल से उसी में ही है। तो किस चीज़ ने इंस्पायर किया था? किसी पर्सन ने, किसी इवेंट ने, या क्या चीज़ आपको इसमें लगी है कि यार इसको मैं एज अ करियर लेके चलता हूँ आगे? गुड, आई थिंक नाइस क्वेश्चन। क्या चीज़ ऐसी है जो कॉन्टीन्यूसली मुझे इंस्पायर कर रही है? आई थिंक एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती है व्हेन एवर आई फील कि कोई शख्स जो है ना मेरी वजह से किसी नेक्स्ट पोजीशन पे गया है, या उसकी कुछ पर्सनल डेवलपमेंट हुई है और वो जो लाइफ में थोड़ा सक्सेस ओरिएंटेड हो चुका है या थोड़ी उसे सक्सेस मिली है। जी जी। तो जब भी कोई भी इंडिविजुअल अपनी डेवलपमेंट करता है और उसमें शायद मेरा कोई 1% भी रोल होता है, तो वो एक अचीवमेंट मुझे फील होती है। तो यही एक चीज़ है जिसकी वजह से शायद मैं स्टिल L&D में हूँ और मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो दैट्स द ओनली थिंग। इंस्पिरेशन कौन है फॉर L&D जी? तो लास्ट 8 इयर्स में काफ़ी ही गुरु से आई वाज इन मैकडॉनल्ड्स, तो मेरी इंस्पिरेशन जो है वो हमाद मुस्तफ़ा थे। ठीक है। हमाद मुस्तफ़ा वाज अवर नेशनल L&D हेड। ठीक है। स्टिल आई बिलीव कि ही इज़ माई इंस्पिरेशन, और द वे ही इंस्पायर पीपल दैट वाज फेबुलस और फैंटास्टिक। और उनका स्टाइल, उनकी कम्युनिकेशन और उनका वे ऑफ लर्निंग वाज अमेजिंग। तो उनके साथ गुजारा हुआ हर लम्हा मुझे जो है ऐसा लगता है कि यार वाओ, और आई रियली वांट टू बी लाइक हिम इवन 5% और 10%। ठीक है। और अगर हम बात करें इंटरनेशनल में, तो यस वी डू हैव इनफैक्ट स्टिल नॉट इन पब्लिक बट ऑफिशियली मैरियट में वी डू हैव वन ट्रेनर जिनका नाम था डेबी। So Debbie was another inspiration. She is currently heading EMEA region for learning and development for Marriott, but she is amazing. ज़बरदस्त। अच्छा राशिद, जिस तरह अभी आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच होकर उनके ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो और पाकिस्तान में अगर मैं देखूं तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट में जो ट्रेनर्स हैं, जो कोच हैं, वो या तो डिफरेंट इदारों के साथ काम कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स के साथ, या किसी एक इदारे के साथ अटैच होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने में ज़्यादा लर्निंग है या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ न्यू चैलेंजेस, न्यू ह्यूमन रिसोर्स, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। Well, I believe, might be you will shock, but my answer would be कि अगर आप एक इदारे के साथ रह के कंटिन्यूस कर रहे हैं तो इट्स मोर चैलेंजिंग, क्योंकि वहाँ पर आपको डे टू डे चेंज करना है अपने आप को। वहाँ पर आपके पास ऑडियंस सेम है और हर दफ़ा आपने उनको इंस्पायर करना है। वहाँ पर आपके पास बिजनेस चैलेंजेस हैं और बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको थ्रू L&D आपने अचीव करना है। तो इफ़ यू आर इंडिपेंडेंट ट्रेनर यू कैन जस्ट कम एंड इंस्पायर फॉर 1 day or 2 day, but if you are engaged with any organization you are the part of the organization, और उस ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वहाँ तक आपको लेके जाना है। तो जैसे कि क्रिकपैट्रिक मॉडल है लर्निंग एंड डेवलपमेंट का, तो जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो फिर क्रिकपैट्रिक मॉडल के चारों लेवल्स को आपको अप्लाई करना होता है एज अ ट्रेनर। आपको देखना होता है कि सेशन के दौरान क्या रिएक्शंस है, रिएक्शंस के बाद क्या लर्निंग्स हुई वो भी आपको देखना है, लर्निंग के बाद क्या बिहेवियर चेंज आया उस पूरे ग्रुप में वो भी आपको इवेलुएट करना होता है, और बिहेवियर के बाद रिजल्ट्स एज अ बिजनेस रिजल्ट्स क्या चेंज हुए वो भी आपको शो करने पड़ते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। ठीक है। तो फ्रॉम रिएक्शन टू लर्निंग टू बिहेवियर चेंज टू रिजल्ट्स, इन चारों लेवल्स पे एज अ लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आपको अपना इम्पैक्ट शो करना है। बट इफ़ यू आर जस्ट एन इंडिपेंडेंट ट्रेनर तो आई थिंक रिएक्शन इज़ गुड और थोड़ी बहुत लर्निंग हुई है तो यस यू आर 100% अमेजिंग, क्लैपिंग, बेहतरीन ट्रेनिंग। बट अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं तो रिएक्शन इमीडिएटली बेहतरीन चाहिए, फिर लर्निंग का इम्पैक्ट भी दिखाना है, और लर्निंग के बाद फिर आपने दिखाना है क्या बिहेवियर चेंज हुआ है वापस जाके, क्या पेयर्स ने और सब ऑर्डिनेट्स के क्या फीडबैक है। अगर हम 360 और 180 फीडबैक करवाते हैं तो क्या इम्पैक्ट आया, और खाली यहाँ पे बात नहीं रुकेगी, बिजनेस में बॉटम लाइन को क्या इम्पैक्ट पड़ा इस इंटरवेंशन से। तो आई थिंक फॉर मी इट्स मोर चैलेंजिंग टू बी अ ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनर।
ज़बरदस्त। तो राशिद साहब, पाकिस्तान में अगर हम लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री की बात करें, आपका जितना भी एक्सपीरियंस है और आप डिफरेंट ट्रेनर के साथ आपने काम भी किए हुए हैं और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम किया है, इंटरेक्शन आपका होता है, तो आप और मेन चीज़ जो एक मैं पॉइंट यहाँ पर कहूँगा वो ज़्यादा इस क्वेश्चन को मोर सूटेबल है कि बहुत सारे इंडिविजुअल ह्यूमन रिसोर्स के साथ आपने काम किया, एम्प्लॉयज़ के साथ काम किया, तो आपके ख्याल से कि क्या चीज़ अभी लैग कर रही है इस इंडस्ट्री में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री में, या ये चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए या क्या चीज़ें लैग कर रही हैं? तो लैग करने के लिए पहले तो हमें कुछ बेंचमार्क रखना पड़ेगा कि ये बेंचमार्क है, तो हम उस बेंचमार्क से कहाँ पर हैं। ठीक है। तो फॉर मी अभी तक हमारी इंडस्ट्री शायद इतनी मेच्योर ही नहीं हुई कि हम एक बेंचमार्क सेट कर पाएँ कि बेंचमार्क है कि हमने अचीव क्या करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट इज़ वेरी मच न्यू। अभी तो हम लर्निंग एंड डेवलपमेंट को ये समझ रहे हैं कि भाई एक बेहतरीन सा सेशन करवा दिया और बस दैट्स इट। लर्निंग एंड डेवलपमेंट आपका स्टार्ट होता है कि जब आपका विजन बना, उस विजन को कंपनी को अचीव करने के लिए जो आपने मिशन स्टेटमेंट और ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को, उन कॉम्पिटेंसीज को कैसे बिल्ड किया जाए, क्या ऐसी नीड्स होंगी जो इंडिविजुअल हायर्स होंगे, उनके अंदर क्या गैप्स हैं, वो आइडेंटिफाई करना लर्निंग एंड डेवलपमेंट का काम है। तो थ्रू एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और हायरिंग वहाँ से L&D का काम शुरू हो जाता है। लेकिन उससे भी पहले कि L&D बैठेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ, कंपनी की मैनेजमेंट के साथ कि क्या हमारे गोल्स हैं इस साल के, उन गोल्स को अचीव करने के लिए क्या हमारे लोगों में कॉम्पिटेंसी चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए, उस स्किल्स को फिर आपने क्या करना है कि देखना है कि करंटली हमारी क्या स्किल्स हैं, फिर नीड एनालिसिस करके फिर आपने देखना है कि इस स्किल्स को हम किस तरीके से इन्हांस कर सकते हैं। और फिर आपने प्रोग्राम डिज़ाइन करके वो वाले प्रोग्राम प्रोवाइड करने, और प्रोग्राम प्रोवाइड करने के बाद फिर देखना भी है कि इम्पैक्ट क्या आ रहा है। तो आई थिंक अभी और इस सारे प्रोसेस को करने के लिए एक्सेप्टेंस चाहिए पहले कि L&D का इतना इम्पोर्टेंट रोल है। एक्सेप्टेंस के अलावा आई थिंक इन्वेस्टमेंट चाहिए बहुत सारी। इट्स नॉट जस्ट वन मैन जॉब। यूजुअली कंपनीज में ट्रेनिंग डिपार्टमेंट एक बंदा रन कर रहा होता है। बिल्कुल। और अगर आप कहें कि एक कंपनी है 2000, 3000, 5000, इवन 200-300 लोग, और उनके लिए सिर्फ एक बंदा, और तो आप उससे एक्सपेक्ट करें कि वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट के वो सारे स्टैंडर्ड अचीव करे, तो इट्स डिफ़िकल्ट। तो करेंटली मैं कहता हूँ कि अभी हमारी इंडस्ट्री, यस वी डू हैव सम मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान, लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि अभी जो है ना, शायद इसको देखना पड़ेगा कि हम L&D से चाहते क्या हैं। अगर हम इसको पार्ट समझते हैं बिजनेस का और बिजनेस पार्टनर समझते हैं, तो फिर हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ना सिर्फ डिपार्टमेंट में बल्कि जो L&D एक्सपर्ट्स हैं उन पे भी, उनकी पर्सनल ग्रोथ को भी देखना पड़ेगा कि इनके अंदर वो जो गैप्स हैं वो कैसे फुलफिल किए जाएं ताकि ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हेल्पफुल हो। बिल्कुल। हर इंडस्ट्री ने हमें, अगर हम इंडस्ट्री को टाइम दे रहे हैं या इंडस्ट्री कुछ ना कुछ, हर इंडस्ट्री की कॉस्ट ज़रूर होती है। अगर हम MBA बिजनेसमैन देखें तो उसकी सेपरेट कॉस्ट है, आर्टिस्ट है उसकी सेपरेट कॉस्ट है, तो L&D स्पेशलिस्ट होने की क्या कॉस्ट पे करें? L&D स्पेशलिस्ट की क्या कॉस्ट पे करनी पड़ती है? वेल, L&D स्पेशलिस्ट की नॉट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट बट डेफिनेटली आपको, आई थिंक आपको अपनी ग्रोथ के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ता है। अगर आप L&D में हैं तो यू नीड टू बी अपडेटेड विथ ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपको पता हो कि रशिया में क्या हो रहा है, US में क्या हो रहा है, UK की प्राइम मिनिस्टर क्यों रिज़ाइन कर गई है, पाकिस्तान के इकोनॉमिकल सिचुएशंस क्यों ऐसे हैं, आगे क्या होने वाला है, कौन सी कंपनी ने क्या वेंचर स्टार्ट किया हुआ है, क्या प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रहे हैं, कौन से ऑथर की कौन सी नई बुक आ रही है, उस नई बुक्स में कौन से फ्रेम मॉडल्स हैं। तो आप अपने ये ट्रेनिंग फ्रेमवर्क में ये तमाम चीज़ें आप अप टू डेट उनको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं एम्प्लॉयज़ को साथ? एग्जैक्टली, क्योंकि एम्प्लॉय जब आप ट्रेनिंग पे होते हैं और जब आप एज अ ट्रेनर कहीं पे कर रहे होते हैं तो शायद हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि यू नो एवरीथिंग, तो उसके लिए आई थिंक यू हैव टू रीड एवरीथिंग और आपको अपडेट रहना पड़ता है और आपको ओपन रहना पड़ता है। एज अ ट्रेनर आप कहीं एक फोकस करके नहीं, आपको 360 ओवरव्यू लेना होता है और आपको अपने आप को ओपन रखना होता है और हर इंफॉर्मेशन के लिए रेडी रहना पड़ता है। बिल्कुल इस तरह। तो राशिद, जिस तरह भी मैंने लास्ट कॉस्ट की बात की है, तो अगर मैं एक बात करता हूँ कि अभी करंट स्टेज पे नॉर्मली हम जिस तरह भी आपने बात की कि हमें लगता है कि यार ट्रेनर्स को
काफ़ी चीज़ें खुद मोटिवेटेड होता है बंदा, बुक रीडिंग करता है या रिसर्च इसकी इतनी होती है कि जब हमारी कंपनीज की ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है तो ये इसकी पर्सनल लाइफ में कुछ आती होंगी तो कौन कौन से ऐसे मोमेंट्स हैं कि अभी आप कहते हैं कि यार पर्सनल लाइफ में हम इस टाइम पे डाउन हो जाते हैं, तो आप अपने आप को डीमोटिवेट जब होते हैं तो कैसे मोटिवेट करते हैं, किस तरह, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वेल इन दी एंड ट्रेनर्स आर ह्यूमन, और जो ह्यूमंस हैं वो डेफिनेटली कुछ पीरियड्स हाई होते हैं और कुछ लो टाइम्स आते हैं, और लो टाइम्स में पर्सनैलिटीज़ डाउन होती हैं। और एज अ ट्रेनर आई थिंक कि आई कैन से कि ट्रेनर मोस्टली सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। आई डोंट नो, बट मेरा ख्याल है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेनर जिनसे मैं मिला हूँ या जिनको मैं जानता हूँ, मुझे लगता है कि उनके अंदर ये वाली कॉम्पिटेंसी थोड़ी सी ज़्यादा आम बंदों से होती है कि वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। बट जब भी इस तरह का कोई टाइम आए तो आई थिंक कि कोई भी पर्सनैलिटी जिनको वो मेंटोर समझते हैं, जी दे हैव टू गो टू देम, और उनके पास उनको जाना भी चाहिए और उनसे पूछना भी चाहिए, क्योंकि आई बिलीव कि ट्रेनर समटाइम्स शायद वो ट्रेनिंग करवा के समझ रहे होते हैं कि हमें पूछना दूसरों से अच्छा नहीं लगता, और वो शायद शाय हो जाते हैं। शाय के अलावा शायद एरोगेंट भी हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि मैं अपनी वल्नरेबिलिटी क्यों शेयर कर दूं। तो आई थिंक कि एज अ गुड ट्रेनर, अगर आपने अच्छा एक ह्यूमन बीइंग भी रहना है तो आपको अपनी वल्नरेबिलिटी शेयर करनी चाहिए, नॉट विद एवरीवन बट विद फ्यू, और आई थिंक दैट कैन हेल्प। इसके ऊपर डिस्कस करना चाहिए। अशरफ साहब, जैसे अभी अपने लास्ट क्वेश्चन में मुझे बताया भी है कि ये इंडस्ट्री न्यू है पाकिस्तान में, इस तरह इसको कभी नहीं अप्रोच किया जा रहा है, इसके ऊपर उस लेवल की इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, तो जो एस्पायरिंग ट्रेनर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं लेकिन अभी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ही हैं, तो ऑप्शंस जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लोगों को बात सिखा सकते हैं, और उनकी इंस्पिरेशन है कि यार हम सिखाएं, या तो टीचिंग की ऑप्शन की तरफ जाएंगे कि यार स्टूडेंट्स को सिखाएं, तो अगर कॉर्पोरेट की तरफ आते हैं तो उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉइज़ को सिखाना है। तो आप अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक या की फैक्टर्स अगर बता दें या कुछ फ्रेमवर्क बता दें कि यार एस्पायरिंग ट्रेनर्स में ये मस्ट एबिलिटीज़ होनी चाहिए, इनके ऊपर वो ज़रूर काम करें। गुड। आई थिंक कि अभी मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अगर आपने एस्पायरिंग ट्रेनर या ट्रेनिंग इंडस्ट्री की तरफ आ रहे हैं तो फर्स्ट यू नीड टू टेक एक्सपीरियंस ऑफ एनी फील्ड, जिस फील्ड के लिए आप ट्रेनिंग पे जाना चाह रहे हैं। ठीक है। डायरेक्टली आप जो है ना आफ्टर योर डिग्री, कोई ऐसी डिग्री अभी हम पाकिस्तान में ऑफर नहीं कर रहे जो आप करने के बाद जो है ना डायरेक्ट ट्रेनिंग में आ जाए। यस, ट्रेन द ट्रेनर बहुत से ऑफर हो रहे हैं, बट स्टिल मुझे लगता है कि अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं तो पहले जाएं और एक्सपीरियंस करें और अपने आप को चेक करें कि क्या बेस्ट चीज़ें आप कर सकते हैं उस फील्ड की, और उसके बाद अपने आप को इवॉल्व करें कि उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को सिखाने के लिए मेरे अंदर फर्दर क्या स्किल्स होनी चाहिए। तो फर्स्ट यू नीड टू हैव अ नॉलेज अबाउट एनीथिंग जिस इंडस्ट्री में या जिस पर्टिकुलर चीज़ में आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं। बिल्कुल, ये पॉइंट है कि एक तो इंडस्ट्री में एक्सपर्टीज हो सकती है कि वो इंडस्ट्री में काम करें, या अगर वो किसी टॉपिक पे भी अपनी कमांड लेना चाहते हैं, लाइक कम्युनिकेशन हम कर लेते हैं, या स्ट्रेटजी के ऊपर उसकी ज़्यादा कमांड है, फाइनेंशियल मॉडल को या कंपनी के प्लान फ्रेमवर्क्स को वो स्ट्रेटेजिक बेसिस पे उसको ब्रेक डाउन कर सकता है, मतलब चीज़ों को लेके जा सकते हैं। तो मतलब कि या तो फील्ड में एक्सपर्टी हासिल करें या तो उसने फील्ड में उसके एक्सपीरियंस किया, अदरवाइज जो है ना आई थिंक कि अभी डायरेक्टली उसको जो है ना जंप इन नहीं करना चाहिए, और वो चीज़ें, वो चाहे कम्युनिकेशन पढ़ानी है तो यार फर्स्ट यू हैव टू गो और ऐसे अदारों के साथ जुड़े जहाँ पे कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा बात होती है, कम्युनिकेशन पे बात करें और फिर प्रैक्टिस करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके बाद अपने आप को समझता है कि यस नाउ आई कैन टीच, तो फिर वो ट्रांसफ़र हो और फिर वहाँ पर अपने आप को डेवलप करे एज अ ट्रेनर। तो इनिशियली मेरा यही होगी सब न्यू ट्रेनर से कि भाई पहले जाएं इंडस्ट्री में, उसको जाके ऑन हैंड एक्सपीरियंस लें। जब तक आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है तो आई थिंक कि इतना इफेक्टिव आप शायद अभी मुझे लगता है कि नहीं हो पाएंगे। डायरेक्टली इंडस्ट्री में आने से पहले उसको क्या करना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस भी उस चीज़ का जिसके लिए वो समझता है कि यार आई थिंक कि इस चीज़ में उसका थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना इंटरेस्ट कह लें या है, तो वहाँ पे उसको अपने आप को, जैसे कि यूजली लोग कहते हैं, अपनी नीच आइडेंटिफाई करें। इट्स नॉट ईजी कि आप नीच फ़ौरन आइडेंटिफाई कर लें। उस नीच आइडेंटिफाई करने के लिए यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर 6 to 7 years। फिर आपको कहीं फील होना लगता है कि यार
ये भी मैंने ट्राई किया, ये भी आई थिंक नाउ दिस इज गुड, ये मैं इस पे ज़्यादा अट्रैक्ट करता हूँ। तो उस नीच को फाइंड आउट करने के लिए वो नीच आप यूँ बैठ के किसी से डिस्कशन करके या खुद से सोच के नहीं कर सकते। जब तक आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है मुख्तलिफ चीज़ों का, तो आपको फील ही नहीं होगा कि कहाँ पर आप बेहतर हैं। वो चाहे कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, टाइम मैनेजमेंट है, पहले आप वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस करें और आपको लगता है कि यार ये चीज़ जो है ना, मैं ऑपरेशनल एक्सीलेंस पे ज़्यादा बात कर सकता हूँ, तो जाएं पहले ऑपरेशंस एक्सीलेंस पे, ऑपरेशंस पे काम करें और देखें कि आप एक टीम से रिजल्ट्स ले सकते हैं, टीम बना सकते हैं, तो फिर आपको फील हो सकता है कि ये मेरी नीच हो सकती है, तो फिर उस नीच की तरफ जाएं। बिल्कुल इस तरह। अच्छा राशिद साहब, आने वाले इन फ्यूचर लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आप देख रहे हैं? अगर हम टेक्नोलॉजी के मद्देनजर का, जैसे अभी हमारी इंटरव्यू से पहले भी डिस्कशन हो रही थी अबाउट लिंक्डइन, कि पुराने वक्त में जो ट्रेनर्स थे उनके पास कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए लिंक्डइन जैसा प्लेटफॉर्म और ये तमाम चीज़ें, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी को माइंड में रखते हुए फ्यूचर लर्निंग एंड डेवलपमेंट अगर आप देखें कि 2015 में देखें और 2022 में, तो आपको खुद एक चेंज नज़र आएगा कि 2015 में शायद हम अभी बात कर रहे थे कि ई लर्निंग्स वगैरह आनी चाहिए और 2022 में 30 to 40% ई लर्निंग्स आ गई हैं जी। अगर आज हम देखते हैं अदारे जो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लिंक्डइन या एडेक्स या हर बड़ी यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन स्कूल्स हैं और वो इतने सक्सेसफुल हैं और उनके प्राइसेस भी बड़ी हाई हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारे कस्टमर्स हैं। डेट्स वाई लिंक्डइन लर्निंग इज सो सक्सेसफुल, डेट्स वाई आपके पास कोर्सेरा इतना सक्सेसफुल है। तो इसका मतलब है कि सक्सेस रेट तो है, एक्सेप्टेंस तो है। तो पहली चीज़ तो ये है कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑनलाइन की तरफ जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रुकेगा नहीं। लर्निंग एंड डेवलपमेंट की अप्रोच होगी वो ब्लेंडेड होगी, ना इंटायरली ये आप ऑनलाइन पे जा सकते हैं, ना इंटायरली इन पर्सन। अभी मुझे लगता है कि फॉर द नेक्स्ट डेकेड इट वुड बी अ ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच। जितना ज़्यादा ब्लेंडेड रहेगा उतना ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। और L&D लर्निंग अब जेनेरिक से निकल के प्रॉब्लम स्पेसिफिक होंगी और कोर्सेज जो हैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स। अब लोग जो हैं जेनेरिक कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग पे कोई भी नहीं जाएगा। कम्युनिकेशन में अगर जाएगा तो वो रिपोर्ट राइटिंग पे, ईमेल राइटिंग पे या ग्रीटिंग्स पे या एक्सेंट पे या कोई एक स्पेसिफिक चीज़ पे जाएगा। अब जेनेरिक का टाइम आई थिंक के कम हो रहा है और लोग बहुत ज़्यादा नीच और स्पेसिफिक चीज़ों के लिए हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं कि यार बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन ABC ऑफ कम्युनिकेशन इज आउट नाउ। कम्युनिकेशन में रिपोर्ट राइटिंग, नाउ कम्युनिकेशन में टेलीफोन कम्युनिकेशन, नाउ कम्युनिकेशन में ईमेल राइटिंग, नाउ कम्युनिकेशन में आप यू कैन से एनीथिंग कि आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में जो कम्युनिकेशन यूज़ करनी है, आई थिंक कि वो भी एक नीच होगी। अब जेनेरिक कम्युनिकेशन जिसमें आके आपको बताएंगे कि भाई आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, आपकी जो है ना मेहराबियंस मॉडल, आई थिंक मेहराबियंस मॉडल इज़ गुड, लेकिन अब मेहराबियन मॉडल सीखने से बेहतर उस मॉडल के अंदर हर चीज़ को ज़्यादा सीखा जाएगा। जैसे आपने बात की ना कि ईमेल राइटिंग की, तो ईमेल राइटिंग किसको ईमेल हो रही है एग्जैक्टली, तो ईमेल में जो रेसिपिएंट्स है उसके मुताबिक जो है ना, किस सेल्स के लोग किस तरह की ईमेल राइटिंग करेंगे, सेल्स के अलावा मेडिकल्स के लोग किस तरह की ईमेल राइटिंग करेंगे। अगर हम देखें तो आज हमें बहुत से लोग नज़र आते हैं जो मुख्तलिफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ गए हैं, वो चाहे ज़मीन.com है या इस तरह के बहुत से इदारे हैं। तो उनके लोगों की ईमेल राइटिंग इंटायरली डिफरेंट होगी। उन्होंने उनकी ईमेल से ज़्यादा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होगी। अगर उन्हें कम्युनिकेशन सिखानी है तो यू हैव टू टेल कि एक अच्छी कम्युनिकेशन थ्रू मोबाइल फ़ोन कैसे सक्सेसफुल कर सकते हैं। सेल्स का लिंक की पिच के साथ और पेज तो नहीं। तो अब जो है ना कम्युनिकेशन में अब मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ें, और ये सिर्फ कम्युनिकेशन में नहीं, हर टॉपिक में बहुत स्पेसिफिकेशन, क्योंकि अब हर ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, अपनी स्पेसिफिकेशंस की तरफ जा रही है, नीच की तरफ, कस्टमाइज्ड हो रहा है और स्पेसिफिक लोग फॉर स्पेसिफिक जॉब है। तो आई थिंक कि ट्रेनिंग को भी इवॉल्व होना पड़ेगा और जेनेरिक कोर्सेज से निकल के बड़े टू द पॉइंट, और आई थिंक कि जो नया कॉन्सेप्ट है बाइट साइज लर्निंग का, कि 15 मिनट्स 20 मिनट्स 30 मिनट्स के सेशन और आपकी जो प्रॉब्लम है वो फुलफिल हो। तो ट्रेनिंग रादर देन फुल डे और 5 डेज से निकल के बहुत ज़्यादा ये 30 मिनट्स 20 मिनट्स आएगी
और यही बाइट साइज लर्निंग है, और आई थिंक नियर फ्यूचर जो है बाइट साइज लर्निंग है। अच्छा राशिद साहब, जिस तरह भी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो कोविड में जिस तरह फिजिकल ट्रेनिंग तो इंट्रैक्शन हो रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो जब कोविड आया था तो आपको जूम पे भी सेशंस ऑनलाइन ट्रेनिंग्स करवानी पड़ी थी, तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करने को आपको मिली हैं, किस तरह आपने उसको मैनेज किया, किस तरह लेके चलें, या सीखने का जो अगर आप आउट ऑफ 10 अगर पहले 7 था तो कमी हुई है या ऑनलाइन में भी सेम ही रहा है? अच्छा ये आई थिंक इट्स अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि मैंने फील्ड में रह के इसको प्रैक्टिस किया। आई वाज इन मैरियट एट दैट टाइम जब कोविड हिट किया, और जब मैरियट में कोविड हिट हुआ और हमने देखा कि अब L&D का क्या रोल होगा, और तुमने कहा कि L&D का रोल अब इंगेज करना है। ट्रेन करने से बहुत ज़्यादा रोल हमारा होगा इंगेज करने की तरफ। HR और L&D और मैनेजमेंट तीनों एक पार्टनर बन गए, और इन तीनों पार्टनर से मिलकर कहा कि हाउ यू कैन इंगेज पीपल। अच्छा, कोविड जो है ना एक ब्लेसिंग भी मैं कह सकता हूँ L&D की। तो कोविड से पहले जो है ना सबसे अच्छा बिजनेस पार्टनर जो था वो था फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है। CFO वाज द वन जो हर मैनेजमेंट को लगता था कि हमें जिस तरह की भी सिचुएशन आएगी CFO कैन सेव अस। आफ्टर कोविड जितनी भी मैनेजमेंट है कंपनीज की, वो CFO से निकल कर CHRO की तरफ देख रहे हैं कि नाउ CHRO इज द पोजीशन हु कैन सेव अस, क्योंकि अब चैलेंजेस है पीपल से रिलेटेड, पीपल की वेलबींग से रिलेटेड। और CHRO HR डिपार्टमेंट का जो सबसे अहम पिलर है वो है लर्निंग एंड डेवलपमेंट। लर्निंग एंड डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी मिल चुकी है इस टाइम, लेकिन अब टाइम ये कि इम्पोर्टेंस तो मिल गई है, अब उनका डिलीवरी का टाइम है। जब हमारे पास ये चैलेंज हिट हुआ तो हमें लगा कि यार हमारे लोग तो बहुत सारे लोग हैं वो मैट्रिक एजुकेशन है और बहुत मुश्किल हो जाएगा, और मुख्तलिफ एरियाज़ में है जहाँ पर उनको शायद इंटरनेट की फैसिलिटी ना हो। अच्छा, ये एक माइंडसेट था जो कि बहुत प्रिवेल कर रहा था और शायद सब एग्रीड कर रहे थे, लेकिन जब हमने इसको स्टार्ट किया तो ये इंटायरली डिफरेंट 180 डिफरेंस। हम परेशान थे कि हमारे हर मैट्रिक एम्प्लॉय जो है ना वो इजीली व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हैं, और जब हमने जूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज़ किया तो हमने देखा सक्सेस रेशियो 90% से प्लस था, और इतना तेज़ी से अडॉप्ट किया उन्होंने चेंज, तो हम तो परेशान थे। हमें लगा कि लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे लोगों के मुझे लगता है कि हमारे लोग बहुत ज़्यादा जो है ना फ्यूचर ओरिएंटेड है और चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि कोविड के दौरान विद इन वीक लोगों ने चेंज एक्सेप्ट किया, और हर किसी को माइक्रोसॉफ्ट टीम का एक हफ्ते के अंदर पता था। हर किसी के मोबाइल में माइक्रोसॉफ्ट टीम। ऐसा भी कह सकते हैं कि जब सर पे पड़ती है तो फिर सोल्यूशन निकलता है, या पहले ऑप्शन होती है कर सकते हैं लेकिन कर देते हैं तो जाने। असल में इसमें इमरजेंसी में तो सर पे पढ़ने वाली भी बात सही है, लेकिन पॉइंट ये कि आप किसी को अपॉर्चुनिटी तो दें। इससे पहले कभी एज अ कंपनी हमने किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं दी ना कभी, तो सर पे पढ़ने से ज़्यादा मेरा ख्याल है अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमारे लोग इतने एजाइल हैं कि वो इमीडिएटली क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। हाँ, या मस्ट भी कर सकते हैं। सॉरी अभी बात कर रहा हूँ, मस्ट भी अगर हम कर रहे हैं, जब ऑप्शन हो तो फिर हम उसको डिनाई करते हैं। ऑप्शंस हो तो आप हमेशा ईज की तरफ जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शंस ही नहीं है तो, और शायद मुझे लगता है कि लोग नई चीज़ ट्राई करना भी चाहते हैं। तो जब उन्होंने कहा व्हाट इज़ जूम, व्हाट इज़, यार सारे इन होते हैं, वो सारे उसके क्या क्या फीचर हैं, वो किस तरह स्प्लिट रूम होता है, वो प्राइवेट रूम किस तरह बनते हैं, किस तरह इमेजेस, हर लोगों ने उसको क्या किया, एक्सेप्ट किया। मेरा ख्याल है कि चेंज आ चुका है और लोगों ने इजीली एक्सेप्ट कर लिया। आजकल हर कोई जानता है व्हाट इज़ टीम्स और व्हाट इज़ जूम और व्हाट इज़ गूगल मीट। जी राशिद साहब, आप लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री में हैं तो लर्निंग का प्रोसेस तो आपका नहीं रोक सकता, मतलब कि आपको करने पड़ता है। तो अगर हम आपकी डेली रूटीन की तरफ आते हैं, कैसे आप मैनेज करते हैं, कैसे अपनी ट्रेनिंग से फ्रेमवर्क को तैयार करते हैं, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को अपनी डेली रूटीन के बारे में बताएं, दिन कैसा दिखता है आपका? जी। सो एज अ ट्रेनर अगर आप मुझसे पूछते हैं कि डेली रूटीन क्या है, तो देखिए 9 to 5 तो मेरी जॉब है, ठीक है। 9 to 5 जॉब में ही मुझे अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी टाइम निकालना है। तो फर्स्ट मुझे अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स जो रखने हैं उसमें अपनी पर्सनल ऑब्जेक्टिव मेक श्योर करना है कि कोई ना कोई और उसको मैं टाइम दूँ। तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि लिंक्डइन लर्निंग को यूज़ करता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ रिव्यू करूँ, और वीकेंड्स पे मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि मैं कोई बुक क्लब ज्वाइन करूँ ताकि मैं कोई नई बुक जो है उसका ओवरव्यू इजीली ले लूँ, और इन दी एंड नॉट मच बट थोड़ा बहुत रीडिंग दैट इज़ मस्ट।
ठीक है, तो जिस तरह भी आप अपनी बता रहे हैं कि यार आप टाइम निकाल के ज़रूर अप टू डेट आपको रहना पड़ता है। और जैसे लास्ट वीक पिछले कुछ क्वेश्चन से पहले आपने बताया था कि यार हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि यार मुल्क में क्या हो रहा है, कौन सी नई बुक आ रही है, क्या चीज़ किस स्टोरी को हमने कहाँ मैच करना है, तमाम चीज़ें। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक अगर आप कोई बुक्स हो जाएँ, वेब सीरीज़ हो जाएँ, कोई डॉक्यूमेंट या कोई ऐसी रिसोर्सेज जो आप हमारे व्यूअर से शेयर करना चाहें या जिनसे उनकी पर्सनल ग्रोथ भी हो, प्रोफेशनल ग्रोथ भी हो, तो वो क्या होंगे? गुड। पर्सनल ग्रोथ और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बुक भी डेफिनेटली आई विल रिकमेंड 1 or 2, लेकिन मैं उससे ज़्यादा सजेस्ट करूँगा कि वन शुड स्पेंड टाइम विद इंटेलेक्चुअल पीपल्स, कि आपके पास ऐसा ग्रुप ज़रूर होना चाहिए जहाँ पर आप वीकली या फोर्टनाइटली उनके साथ कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड करें। उसका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो जो फ्यूचर की बातें कर रहे हैं और जो लेटेस्ट ट्रेंड्स की बातें कर रहे हैं, वो जो आपको शायद चीज़ें 6 घंटे में सीखने को मिलेंगी पढ़ने को, और शायद आप राइट नॉलेज तक भी ना पहुँच पाए, वहाँ पे बैठ के शायद 1 घंटे तक भी आप उस सब को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं या आपको आइडिया हो सकता है। तो मेरी सजेशन ये होगी कि डू ज्वाइन ग्रुप्स। इस्लामाबाद में तो बहुत सारे हैं, बल्कि हर सिटी में होंगे, जो ऐसे लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, उनके साथ हाइक करें, उनके साथ बुक क्लब ज्वाइन करें और उनके साथ कोई भी सेशंस है उसमें बैठें। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप जो भी नए लोग आ रहे हैं वो एटलीस्ट जो लेटेस्ट ट्रेंड है, आई थिंक कि लिंक्डइन लर्निंग इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म। उन्हें जो है लिंक्डइन लर्निंग को यूज़ करना चाहिए और लिंक्डइन लर्निंग से उनको फ़ायदा उठाना चाहिए। और डेफिनेटली एक बुक तो वंस इन अ मंथ आपकी या वंस इन अ क्वार्टर तो होनी चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट कि यू कैन स्टार्ट विद एनी बुक, बट गुड टू ग्रेट वुड बी द गुड बुक टू स्टार्ट। या गुड टू ग्रेट इज़ अ गुड बुक, वहाँ से स्टार्ट करें। दैट वुड हेल्प यू टू नेवर सेटल ऑन ऑर्डिनरी थिंग्स। अपने आप को जो है ना कभी भी ऑर्डिनरी पे सेटल ना करें, अपने आप को मूव करें टू ग्रेट थिंग्स। तो आई वुड सजेस्ट गुड टू ग्रेट। ज़बरदस्त। आज के राशिद वारसी ने, अगर 2015 और 16 की हम बात करते हैं, जब आपने अपने प्रोफेशनल करियर का स्टार्ट किया, उस टाइम के राशिद वारसी को अगर एक एडवाइस करनी तो क्या होगी? ओ हो 6 years बिफोर। यार दिस इज अमेजिंग। मैं हमेशा सोचता था, आई एम ग्लैड कि आपने मुझसे सवाल पूछा कि यार अगर ये चीज़ मुझे जो है ना पहले पता चल जाती ना, तो आज शायद मैं जो है ना जिस स्टेप पे वहाँ से एक स्टेप आगे होता। ठीक। तो आई वुड सजेस्ट कि फोकस ऑन कम्युनिकेशन, फोकस ऑन योर पर्सनल डेवलपमेंट, और कभी भी कोई भी चीज़ जब भी आप स्टार्ट करें उसको क्लोज ज़रूर करें। 7 हैबिट्स में कि ऑलवेज स्टार्ट विद एंड्स इन माइंड, इसको आपने प्रैक्टिकली करना है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं अपने आप को कोई एडवाइस दूँ 2016 के लिए, तो आई वुड से कि ऑलवेज स्टार्ट्स विद एंड्स इन माइंड। ओके, ग्रेट। दैट वुड रियली हेल्प। ये चीज़ प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल का यही डिफरेंस क्रिएट करती है कि प्रोसेस को तो कमिटमेंट कर रहा होता है, लेकिन उसको एंड माइंड में पता हो नए प्रोजेक्ट की तरफ अगर जाना है तो पिछले प्रोजेक्ट को ख़त्म करना। एग्जैक्टली। और इससे काफ़ी हेल्प होगी। आई थिंक कि हाल तो मैंने अभी स्टार्ट किया है, बट अगर मैं पहले स्टार्ट करता तो शायद ग्रोथ भी तेज़ी से हो सकती थी। राशिद, फ्यूचर की बात करते हैं, किसी करंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो आप, या कोई एस्पिरेशन हो आपकी कि यार फ्यूचर में ये स्टेप्स मैंने अचीव करना, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहें? ओह, फ्यूचर। आई ऑलवेज बिलीव कि फ्यूचर प्रेडिक्टेबल है, कि मेरा फ्यूचर क्या होगा और आपका फ्यूचर क्या होगा। आई बिलीव कि वन कैन प्रेडिक्ट इट ईजीली। तो जो मेरे फ्यूचर के प्लान हैं, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि जो मेरी पास्ट की हरकतें हैं और मोर और लेस वैसी ही हरकतें मेरी फ्यूचर में होंगी। तो जो मेरी करंट लाइफ गुजर रही है, मुझे उसको इस तरह प्लान करना है ताकि मैं फ्यूचर के गोल्स क्या कर सकूं, अचीव कर सकूं। तो जो फ्यूचर है, मेरा फोकस है कि मैं जो भी टास्क करूं वो एंड्स इन माइंड के साथ स्टार्ट करूं। और कुछ हैं प्रोजेक्ट्स, और होपफुली हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट 1 or 2 years बाद, जब कैरियर क्लास जो है
फिनोमेना होगा वर्ल्ड वाइड, तब डेफिनेटली आई शेयर कि तब मैंने क्या प्लान किया था और अब वो कितने अचीव हो चुके हैं। इंशाल्लाह। एट द एंड वन बेस्ट एडवाइस फॉर द यूथ। एडवाइस, यार आई थिंक एडवाइस तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ कि ऑलवेज स्टार्ट विद एंड्स इन माइंड, लेकिन स्ट्राइव हार्ड, ठीक है, और डोंट सेटल फॉर ऑर्डिनरी। अपने आप को जो है ना गुड पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, गो फॉर ग्रेट और ऑलवेज स्टार्ट विद एंड्स इन माइंड। दैट वुड बी माय। अगेन थैंक यू सो मच राशिद साहब, मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूअर्स में स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल जो भी इस इंटरव्यू को देखेंगे ज़रूर सीखेंगे इससे, और अपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला। थैंक यू इनफैक्ट आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।